बिजनेस ने जब भी आपने शुरू करना है, बिजनेस रिक्वायर फाइनेंस। फाइनेंस की ज़रूरत बिजनेस को पड़ती है कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के लिए भी। कारोबार आपने नया शुरू करना है या चलते हुए कारोबार को बढ़ाना है, यू विल नीड फाइनेंस। हम ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर चुके हैं। हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ये इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं तभी बिजनेस का पहिया चलता है और हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जनरेट कर पाते हैं। फाइनेंस कहाँ से रेज करें? दो ब्रॉड कैटेगरीज जिनसे आप फेमिलियर हैं, डेट एंड एक्विटी। आप फाइनेंस डेट से भी रेज कर सकते हैं बिजनेस के लिए, एक्विटी से भी रेज कर सकते हैं। अनदर वे टू क्लासिफाई सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट और एक्विटी के अलावा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक ये भी तरीका है सोर्स ऑफ फाइनेंस को क्लासिफाई करने का। लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो हम एक्विटी से भी ले सकते हैं, एक्विटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, हम लॉन्ग टर्म लोन भी रेज कर सकते हैं। हमें शॉर्ट या मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए, हम बैंक ओवरड्राफ्ट से फायदा हासिल कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है जी? कोई एक बच्चा बताएगा व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड व्हाट इज बैंक लोन? इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों का फ़र्क बताइए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन? सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि लिमिट होती है कि आप अलग ले सकते हैं अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी आते, और लोन्स होते हैं पूरा प्रोसीजर के बाद आप। बिल्कुल ठीक है। लोन आपको एक लमसम अमाउंट आपकी कंपनी को दे दी जाती है विद अ रीपेमेंट शेड्यूल के भाई ये आपने लोन चाहिए 10 करोड़ का, ये 10 करोड़ लीजिए और 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिएगा। दिस इज लोन। ओवरड्राफ्ट में कंपनीज को फैसिलिटी दी जाती है कि अगर कभी आपके पास पैसे की कमी हो आपके बैंक में और आपने कोई पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को, तो आप हमारे बैंक से चेक इशू कर देना, हम आपको टेम्परेरी लोन दे देंगे। जब आपके पास पैसे आए आप बैंक में वापस जमा करा देना। सो बैंक लोन आपको दे दिया गया 1 साल के लिए कि भाई ये बड़ा लोन 1 साल बाद विद इंटरेस्ट वापस करना। ओवरड्राफ्ट जब चाहिए हो, जितनी देर के लिए चाहिए हो, अप टू अ लिमिट ऑफ 1 करोड़ आप हमारे बैंक से निकलवा लेना। लिमिट दे दी गई 1 करोड़ की और कहा गया भाई जब चाहिए जितने चाहिए निकलवाना और जब नहीं चाहिए पैसे आ जाए वापस जमा करा देना। तो जितनी देर के लिए जितनी अमाउंट आपने बोरो की होगी सिर्फ उसी पे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज किया जाता है। बैंक लोन में जो अमाउंट आपको दे दी गई 10 मिलियन, पूरा साल उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओवरड्राफ्ट में कभी आपने 5 लाख निकलवाए हैं 10 दिन के लिए तो उस पर चार्ज होगा, कभी आपने 2 मिलियन निकलवाए हैं 20 दिन के लिए उस पर चार्ज होगा, कभी आपने 4 मिलियन निकलवाया 6 दिन के लिए तो सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। जैसे ही पैसे वापस आए अब जमा करा देना, लोन सेटल हो जाता है। सो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की बात करें, बैंक लोन की फैसिलिटी है, ट्रेड क्रेडिट है, लीजिंग है। ये आपकी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फाइनेंसेस के सोर्सेज हैं। सो पैसे जी, ट्रेड क्रेडिट बेटा सप्लायर से जो आप माल उधार पे लेते हो ना, एक तरीका है आप सप्लायर को बैंक से पैसा लो, सप्लायर को पेमेंट करके रॉ मटेरियल खरीदो। दूसरा तरीका है कि सप्लायर से को जी 2 महीने का उधार दे दो, मैं हम पैसे 2 महीने बाद देंगे, तो ट्रेड क्रेडिट जी, उधार पे सप्लायर से चीज़ें खरीदना, ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा एक आपने अभी तक शायद पढ़ा ही शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म का वर्ड आपने कभी सुना नहीं शायद। लीज इज कंसिडर्ड एज मीडियम टर्म। नॉर्मली आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टर्म पढ़ी हुई है कि जी शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म है 1 साल तक जिसकी मैच्योरिटी है और लॉन्ग टर्म है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम एक मीडियम टर्म की टर्म भी यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम उसका बैलेंस शीट छोटी बना रहे होते हैं। मीडियम टर्म नॉर्मली समझा जाता है अप टू 3 to 5 ईयर्स। अक्सर कंपनीज 3 ईयर्स को मीडियम टर्म समझती हैं, कुछ कंपनीज 5 ईयर को मीडियम टर्म में क्लासीफाई कर देती हैं। सो अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी इज शॉर्ट टर्म, अप टू 3 ईयर्स समझने चले, हम 3 ईयर्स के स्टैंडर्ड रखें, अप टू 3 ईयर मैच्योरिटी, 2 से 3 साल की मैच्योरिटी है उसको मीडियम टर्म कहते हैं, और 3 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। या कुछ कंपनीज इसको ऐसे भी कहती हैं कि
फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसमें को आर्बिट्रेरी चीज़ें आ जाती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लॉ है, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं कि भाई अप टू 1 ईयर यहाँ तक जाएगी, बियॉन्ड 1 ईयर इधर जानी है। 2 कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सब्जेक्टिविटी है, तो हम नॉर्मली इसको 3 to 5 ईयर्स जो मैच्योरिटी होती है उसको मीडियम टर्म में क्लासीफाई कर लेते हैं, और लीज की टर्म नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स ही बिजनेसेस में रहती है, इसलिए हम उसको मीडियम टर्म में क्लासीफाई करते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिहाज से यस, लीज इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिहाज से, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी 12 मंथ से ज़्यादा होगी अक्सर। जी कोई सवाल और? अच्छा जी, एज अ फाइनेंस पर्सन हमें हमारी कंपनी को जब भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले वी विल हैव टू डिसाइड कि फाइनेंस रेज किस सोर्स से करना है। फाइनेंस का सोर्स डिसाइड किया जाता है और फिर वह उस सोर्स से फाइनेंस रेज किया जाता है। सो हमारी पहली डिस्कशन कि हमने अपनी कंपनी के लिए जब फाइनेंस रेज करना है उसके लिए सोर्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। विच फैक्टर्स वी शुड कंसिडर इन सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करते हुए हमें किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। आई रिपीट, हमें एज अ फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं कैप 6 में, ये हमें वो नॉलेज दे रहा है, रिक्वायर्ड नॉलेज दे रहा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 चीज़ें मेनली, बल्कि 3 चीज़ें कहा जाता आती हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि हमने अभी पढ़ा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारा ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर 14 सोर्स ऑफ फाइनेंस, और इसके आगे साथ ही चैप्टर हमने 13 भी पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ये तकरीबन फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेट करते हैं। और फिर आगे हमारा अगला चैप्टर एक और है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करेंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे होंगे। सो हमने अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में डिसीजंस पढ़ लिए। अब हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड, जिसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना और उन सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना। फिर हम वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, उसमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग हमारे जो 2 एरियाज़ हैं, मेजर एरियाज़ हैं हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के, वो इस तरह हमारे 4 चैप्टर में कवर होने जा रहे हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उन पे हम बात कुछ इसी सब्जेक्ट में, और बाकी BFD में बातें आपको ज़्यादा पता लगेंगी। लेकिन फ़िलहाल हमें जब फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी हमारी कंपनी को, तो हमें किस सोर्स से फाइनेंस रेज करना है, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा, उसका अगला स्टेप है कि भाई जो सोर्स आपने सेलेक्ट किया उस सोर्स से फाइनेंस अरेंज करके कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंचाना। लेकिन पहले आपको सोर्स सिलेक्ट करना है। डिफरेंट सोर्सेज की हमने बात की कि भाई हमारे पास तो ये लिस्ट ऑफ सोर्सेज हैं, इसके अलावा इसमें फर्दर इसकी बाइफिकेशंस भी हैं, उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन हम इनमें से फाइनेंस कहाँ किस सोर्स से रेज करें, बल्कि चले फॉर द टाइम बीइंग अपनी डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए हम कहते हैं जी हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है, डेट में शॉर्ट टर्म डेट भी हो सकता है। इक्विटी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम इसको इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक डेट है, एक इक्विटी है। डेट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। बाकी मजीद बाइफिकेशन को भी साथ साथ डिस्कशन में लाते रहेंगे। फिलहाल पैसा रेज कहाँ से करना है, व्हाट फैक्टर वी शुड बी कंसिडरिंग। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। वी शुड कंसिडर द कॉस्ट। हम फाइनेंस किसी भी सोर्स से रेज करेंगे, इट विल हैव अ कॉस्ट। फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। आप पैसा लोन लोगे तो बैंक विल डिमांड इंटरेस्ट, दैट इज योर कॉस्ट। आप पैसा इक्विटी लोगे तो दे विल एक्सपेक्ट डिविडेंड्स, दैट इज योर कॉस्ट। ऐसा नहीं कि इक्विटी इन्वेस्टर आपको फ्री में पैसा देता है, वो भी रिटर्न के लिए पैसा देता है, तो वो आपसे डिविडेंड, एटलीस्ट डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा होगा, रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अब पैसा किस सोर्स से लाना है, एज अ फाइनेंस पर्सन वी नीड टू नो कि हम पैसा जिस भी सोर्स से लाएं, इट शुड कॉस्ट लीस्ट टू द कंपनी। क्योंकि फाइनेंस की कॉस्ट जितनी कम होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फाइनेंस की कॉस्ट जितनी कम होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना कम होगा। जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, प्रोजेक्ट की NPV उतनी ज़्यादा आती है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस
कि कॉस्ट कम होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में एनपीवी ज़्यादा आई। एनपीवी ज़्यादा आने का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स वेल्थ में इजाफा। हमने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ में इजाफा लाना। और अगर हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को लिंक करें तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कम से कम करना का मतलब है शेयर होल्डर वेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा लाना। जितनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होती जाएगी उतनी एनपीवी बढ़ती जाएगी, और जितनी एनपीवी बढ़ी उतनी शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ी। तो इसका मतलब अगर हमें शेयर होल्डर्स वेल्थ में इजाफा लाना है तो उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कम से कम करना ज़रूरी है। सो फाइनेंस किस सोर्स से लाया जाए? सबसे पहला फैक्टर, वी मस्ट कंसिडर कॉस्ट एंड वी शुड ट्राई टू सेलेक्ट सोर्स इन अ मैनर which results in least cost of finance for our company। हमारी कंपनी के लिए लीस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जहाँ से मिले, जहाँ से पड़े, हमें उस फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, उसके चक्कर में एक ब्रीफ सी डिस्कशन, जनरली फॉर योर नॉलेज सेक, जनरली नहीं, ऑलवेज डेट फाइनेंस इज ऑलवेज चीप। आप फाइनेंस जो डेट से रेज करते हो, इट इज ऑलवेज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू एक्विटी। एक्विटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। वी हैव अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल, जिन फैक्टर्स की बेसिस पे हम कहते हैं डेट चीप है। सबसे पहली बात, डेट इन्वेस्टर से आप पैसा लेना चाहते हो तो डेट इन्वेस्टर को आपको सिक्योरिटी ऑफर करनी है। एक्विटी इन्वेस्टर आपको सिक्योरिटी के बगैर पैसे देता है। तो चूंकि डेट इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर्ड, इसका मतलब डेट इन्वेस्टर का रिस्क कम है। जब रिस्क कम हो तो रिटर्न भी कम ही मिलती है। तो डेट इन्वेस्टर का चूंकि डेट उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होती है, इसलिए उसको कम रिटर्न ऑफर की जाती है। गारंटीड रिटर्न, डेट इन्वेस्टर को यू हैव टू ऑफर अ गारंटीड रिटर्न कि जी 10% सालाना, 12% सालाना हम आपको देंगे। एक्विटी इन्वेस्टमेंट में कोई गारंटी नहीं होती। एक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बेशक हाई होगी बट गारंटी कोई नहीं होगी। एक्विटी इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली आप यही कहते हैं, ये हम कंपनी, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं, इन्वेस्टर से आप कहेंगे हमारी कंपनी में पैसा लगाएं, हम X% कमाएंगे, जैसे हम पीछे बात भी करते आए हैं, जिनमें से Y% हमने लोन बैंक से लिया उसको दे देंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका। एक्विटी इन्वेस्टर को आपको बताना पड़ता है कि हम प्रोजेक्ट से कितना टोटल कमा रहे होंगे, जिसमें से कितना पैसा हमें डेट को देना है और कितना पैसा एक्विटी इन्वेस्टर के हिस्से आएगा। वो से डेट इन्वेस्टर को आप 10% दे रहे हो, एक्विटी इन्वेस्टर को शायद आपको जो हिसाब किताब से जो ख्वाब दिखाना पड़ेगा, गारंटी नहीं है, ख्वाब कि जी हम इतना कमाएंगे, इसमें से इतना बैंक को देने के बाद आपके लिए कितना बचेगा, जो ख्वाब दिखाना पड़ेगा शायद वो 10% से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, 15-18% का होना चाहिए। अदरवाइज एक्विटी इन्वेस्टर को यही, अभी मुझे गारंटी भी कोई नहीं है, मेरा पैसा भी सिक्योर नहीं है, और मुझे जब ख्वाब दिखा रहे हैं वो भी डेट इन्वेस्टर से भी कम, तो फिर मैं डेट इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दूं, मैं एक्विटी में हिस्सा क्यों लूं। एक्विटी में हिस्सा लेने का तो मतलब ही यही होता है कि मैं कंपनी के ऑनर में से बन गया, और जब मैं कंपनी के ऑनर्स में से बन जाऊंगा तो मुझे कंपनी के नफ़ा नुकसान दोनों की जिम्मेदारी आएगी। तो नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी दोनों की उठा रहा हूं, तो मुझे रिस्क लेने की सूरत में फिर फ़ायदा भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना। डेट इन्वेस्टर सिर्फ आपसे गारंटीड रिटर्न ले रहा है, वो कम रिटर्न से खुश हो जाता है। एक्विटी इन्वेस्टर चूंकि गारंटीड रिटर्न नहीं ले रहा, उसका रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। डेट की फिक्स मैच्योरिटी होती है। ये बेसिकली सारे फैक्टर्स जो ये बता रहे हैं कि डेट इज़ लो रिस्क, ये सारे फैक्टर्स हमें बता रहे हैं डेट इज़ लो रिस्क। ये तीनों फैक्टर की मैं बात करूं, डेट इज़ लो रिस्क और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टर इज़ हैप्पी विद द लो रिटर्न, जिसके वजह से हम कहते हैं डेट इज़ जनरली चीप। डेट की फिक्स मैच्योरिटी भी है जी, कंपनी जब डेट रेज करती है तो साथ रीपेमेंट का प्रॉमिस भी करती है, जी फलानी डेट को पैसा भी वापस करेंगे। एक्विटी में कोई रीपेमेंट होती है? द आंसर इज नो, एक्विटी इज परमानेंट। कंपनी ने एक्विटी रेज की, अब कारोबार जब तक चलता रहेगा तब तक कंपनी के पास है, कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो एक्विटी वापस होगी। हाँ, फ्यूचर प्रॉफिट्स पाएंगे, उसमें से रिटर्न मिलते हैं आपको, लेकिन जो असल ज़र कंपनी को एक्विटी की सूरत में दे दिया गया
वो वापस आपको कंपनी की लिक्विडेशन पे ही मिलना होता है। सो फिक्स मैच्योरिटी है डेट की, इसलिए भी डेट सस्ता होता है। और आखिरी फ़ायदा जो हमने यहाँ पे लिखा कि डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज़ टैक्स अलाउबल, उस पर टैक्स सेविंग मिलती है। आल्दो हम उसको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में कैटर कर रहे हैं, बट डेट के इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग है। इक्विटी से फाइनेंस रेज करो, डिविडेंड देना पड़ेगा, हाई रेट पे देना पड़ेगा, और डिविडेंड भी देना है और वो टैक्स अलाउबल भी नहीं है, उस पर टैक्स सेविंग भी नहीं मिलनी। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डेट इज चीप। हमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कंसिडर करना है, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के एंगल से देखा है तो डेट इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर बाय द वे जिसको हमें कंसिडर करना है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैक्टर्स जिसमें से 5-6 तो आपके सामने आ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए। जी कोई सवाल? फाइनेंस किस सोर्स से लाना है? वी मस्ट कंसिडर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बिफोर वी फाइनलाइज द सोर्स। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर है जी ड्यूरेशन। फाइनेंस किस सोर्स से रेज करना है ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहेगा कि आपको फाइनेंस चाहिए कितनी ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन फॉर विच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। और ये थोड़ा सा नॉलेज आपके पास ऑलरेडी अपनी अर्लियर स्टडीज से है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म सोर्स से रेज कीजिए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो आप उसको लॉन्ग टर्म सोर्स से रेज कीजिए। बात की शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी होते हैं। तो ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे मैचिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना है कि आपने फाइनेंस की जो एसेट की मैच्योरिटी है, क्योंकि आप फाइनेंस रेज करते हो एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, कैपिटल एसेट में या करंट एसेट में, आपके एसेट की जो मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी से फाइनेंस की मैच्योरिटी मैच होनी चाहिए। आपका एसेट शॉर्ट टर्म है तो आप उसको शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस कर सकते हैं, आपका एसेट लॉन्ग टर्म है तो इट हैज़ टू बी फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस इसलिए भी ज़रूरी है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक, कॉस्ट। आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मतलब 1 साल के लिए पैसा चाहिए आपको, और आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर लेते हो, 5 साल का लोन ले लेते हो, तो इशू इज जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एक्सपेंसिव। आपको 1 साल के लिए पैसा चाहिए था जो आपको 10% सालाना पे मिल सकता था, आपने मिसमैच किया, आपने 3 साल मैच्योरिटी का लोन रेज कर लिया, कोई यार साल बाद फिर जरूरत पड़ जाएगी, ले लेते हैं, ज़्यादा देर के लिए ले लेते हैं पैसा। आपने 3 साल मैच्योरिटी का लोन ले लिया तो 1 साल मैच्योरिटी का लोन आपको 10% में मिल सकता था, 3 साल का लोन आपको शायद 12% में मिला। लॉन्ग टर्म लोन्स आर जनरली एक्सपेंसिव। एक तो ये वजह है जिसके वजह से हमें जितनी ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए उसके हिसाब से लोन की ड्यूरेशन, फाइनेंस की ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। अनदर रीजन, आपको पैसा चाहिए कैपिटल एसेट के लिए, आपको पैसा चाहिए कैपिटल एसेट के लिए जो कि 5 साल तक चलना है आपका, मतलब आपने मशीनरी लेनी है जिसने 5 साल तक चलना है, और आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा जी लॉन्ग टर्म तो 15% पे मिलेगा 5 साल का लोन। आपने पूछा कि शॉर्ट टर्म, उसने कहा शॉर्ट टर्म 12% पे है, आपने कहा मुझे शॉर्ट टर्म ही दे दो। अब शॉर्ट टर्म लोन की नेचर क्या होती है? नॉर्मली इसकी जो मैच्योरिटी होती है अप टू 1 ईयर होती है। आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया बैंक से इस उम्मीद पे कि साल बाद उससे कहूँगा भाई लोन मेरा रिन्यू कर दे, इसकी मैच्योरिटी 2 साल कर दे, इंटरेस्ट ले लो मुझसे 1 साल का और इसकी मैच्योरिटी 2 साल कर दो। नॉर्मली कंपनीज ऐसा करती हैं, कंपनीज ऐसा करती हैं कि शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं और उसकी मैच्योरिटी पे एक्सटेंड करवा लेती हैं, लेकिन ऐसा कंपनीज करती हैं करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमें मैचिंग प्रिंसिपल के तहत फाइनेंसिंग लेनी है। अगर हम मैचिंग नहीं कर रहे और कैपिटल एसेट की फाइनेंसिंग के लिए शॉर्ट टर्म से हमने लोन ले लिया इस वजह से कि वो सस्ता है और इस उम्मीद पे कि हम रिन्यू करवा लेंगे, अब साल बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कारोबार में ऊंच नीच आती रहती हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका बैंकर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, उसको लग रहा है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं जा रही, उसको लग रहा है कि आपकी कंपनी कल को इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी,
अगर लोन रिन्यू कर दिया तो कल को रीपे नहीं कर पाएगी। तो उसने तो कमिटमेंट आपसे 1 साल की थी ना, वो 1 साल पूरा हुआ, आपने उससे कहा जी मुझे ज़रा लोन रिन्यू कर दो, उसने कहा जी सॉरी जी मैं रिन्यू नहीं कर सकता, मुझे रीपे कर दें। अब आपने उस पैसे से ख़रीदा हुआ है प्लांट, और वो प्लांट की फिजिबिलिटी बनी थी कि भाई ये 5 साल चलेगा और 5 साल में कमाई से ये पैसा इन्वेस्टर का वापस करेगा। इन्वेस्टर ने मांग लिया साल बाद। अगर आपने मैचिंग नहीं की हुई एसेट्स की मैच्योरिटी को फाइनेंस की मैच्योरिटी के साथ, तो ये मिसमैच कारोबार के गोइंग कंसर्न पे, उसके चलने पे एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है। इस केस में आपने पैसा लगाया बैंक से लेके एक ऐसे एसेट में जिसने 5 साल में कमा के पूरा करना है, बैंक ने साल बाद मांग लिया, तो अब आपकी पोजीशन काफ़ी ख़राब होगी। का इमीडिएटली कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाएगी तो आप बचोगे, अदरवाइज आपको अपना प्लांट बंद करके बेच के पैसे वापस करने को बंदोबस्त करना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है। चलते कारोबार से चीज़ उठा के बेचना बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए हम कहते हैं ड्यूरेशन कंसिडर करनी है। एक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट और उसकी फाइनेंस के सोर्स की मैच्योरिटी मैच होनी चाहिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी, एक तो मैच्योरिटी नीड के हिसाब से, दूसरा कॉस्ट के लिहाज से। इन दोनों चीज़ों के लिहाज से इसकी कॉस्ट की मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है। मैचिंग होनी चाहिए कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी बिल्कुल, इक्विटी में ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है कि कंपनी अगर लॉस में भी है, ये उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में आगे हम जाएंगे, हम डेट और इक्विटी कंपेयर करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल ये पॉइंट हमारे सामने आएगा कि इक्विटी गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, इट हैज़ अ हाई कॉस्ट बट इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैंने आपको यही कहा कि हमने सिर्फ इसको कंसिडर नहीं करना, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी इनसे आ रहा है, ठीक है, देयर आर मैनी अदर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनी पॉइंट ऑफ व्यूज़, काफ़ी एंगल से फ्लेक्सिबिलिटी है इक्विटी में। तो हमें सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना है और फिर इन सबको वे करके एक रैशनल डिसीजन लेना है। हमने सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर फैसला नहीं करना, हमने फिर मैंने ये भी आपको बोला कि ये तो 6 फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर होते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक ब्रीफ लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी 8, 10, 15 फैक्टर हो सकते हैं। ये तो बड़ी ब्रीफ सी एक लिस्ट है कि हमने, और उसमें भी मैं कह रहा हूँ हमने सब को कंसिडर करना है, किसी एक को नहीं कंसिडर करना। कॉस्ट के लिहाज से डेट इज चीप, इक्विटी इज एक्सपेंसिव, ओके आगे चलें। ड्यूरेशन के लिहाज से, अब ड्यूरेशन में फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कैपिटल एसेट्स के लिए फाइनेंसिंग चाहते हो तो यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो ऑप्शन ही 2 हैं, एक इक्विटी है और एक डेट है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए पैसा चाहिए, करंट एसेट के लिए पैसा चाहिए, देन इज इक्विटी एन ऑप्शन? इक्विटी इज नॉट एन ऑप्शन, फिर डेट ही ऑप्शन है। तो हम डिफरेंट फैक्टर को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम बेस्ट चूज करेंगे, और ये डिस्कशन हमारी चलती रहेगी आगे भी। रीपेमेंट हमें ये भी कंसिडर करना है भाई कि भाई अगर डेट ले लिया तो रीपे भी करना पड़ेगा, हमें ये फाइनेंस रेज करते हुए कंसिडर करना है। अगर तो हमें लगता है कि हम फाइनेंस की रीपेमेंट अरेंज कर पाएंगे ड्यू टाइम में, ओनली देन वी शुड गो फॉर डेट। अगर हमें लग रहा है रीपेमेंट में हमारा कारोबार में पैसा जिसमें लग रहा है उसमें पैसा वापस आने में कई साल लग जाने हैं, 10 साल 12 साल, या अनसर्टेनिटी है, ऊंच नीच हो सकती है, तो उस केस में डेट इज नॉट रिकमेंडेड। बेशक डेट चीप है, लेकिन रीपेमेंट के फैक्टर को आपने फाइनेंस रेज करने से पहले जरूर कंसिडर करना है। अगर आपके बिजनेस में सर्टेनिटी है कि हम एक्स ईयर्स में पैसा रेज कर पाएंगे, तो आप रीपेमेंट कमिटमेंट कर सकते हो फाइनेंस प्रोवाइडर के साथ। लेकिन अगर फाइनेंस की रिकवरी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि भाई ऊंच नीच हो सकती है थोड़ी सी, तो फिर इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉर डेट। फिर शायद इक्विटी की तरफ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डेट ड्यू हुआ, आपने रीपे ना किया तो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, क्योंकि लेंडर आपका कोर्ट में चला जाता है, जी मेरा इसने लोन देना था ड्यू डेट पे दे नहीं रहा, या आपने उसको कोई एसेट दिया होगा सिक्योरिटी में, कोई बिल्डिंग रखवाई होगी फैक्ट्री की, वो बेच देगा आपकी अमाउंट रिकवर करने के लिए, तो भी बिजनेस आपका, उसकी गोइंग कंसर्न जो है चलना उसका मुश्किल हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर वो कोर्ट में चला गया तो भी बिजनेस डूब जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इस पर हमने थोड़ी सी बात कर ली। इक्विटी इन्वेस्टर को जो आपने रिटर्न देनी है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है, भाई जब प्रॉफिट होंगे दे देना, जब लॉस है तो देना ज़रूरी नहीं है। डेट इन्वेस्टर के साथ ऐसा मसला नहीं है, प्रॉफिट है लॉस है आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है।
ड्यू डेट आ गई, रीपेमेंट करनी है। गेयरिंग से मुराद एक तरीका गेयरिंग को मेजर करने का डेट एक्विटी रेशियो है। डेट एक्विटी रेशियो के फार्मूले से यू शुड बी फेमिलियर। आप इसको डेट ओवर एक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेट ओवर डेट प्लस एक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये गेयरिंग कैलकुलेट करने का एक तरीका है। फाइनेंस आपने किस सोर्स से रेज करना है, यू मस्ट कंसिडर गेयरिंग ऑफ योर कंपनी। नॉर्मली एक कंपनी जिसकी गेयरिंग ऑलरेडी हाई है, सच कंपनीज शुड नॉट रेज फर्दर डेट। हाई गियर्ड कंपनी को मजीद डेट नहीं लेना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाते जी हाई गियरिंग से मुराद क्या जी, तो उसके लिए स्टैंडर्ड लिया जाता है इंडस्ट्री एवरेज। फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल मिल में हो, आप देखो टेक्सटाइल सेक्टर में एवरेज गियरिंग क्या है, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर की एवरेज गियरिंग है दैट शुड बी टेकन एज द बेंचमार्क। अगर आपकी गियरिंग कंपनी की ऑलरेडी उसी लेवल पे है या उससे ऊपर है, इसका मतलब आपकी कंपनी को फर्दर डेट रेज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी गियरिंग कंपनी की गियरिंग इंडस्ट्री की एवरेज गियरिंग से कम है, इट मीन्स यू कैन अफोर्ड टू रेज डेट। कंपनीज को फाइनेंस किस सोर्स से रेज करना है, गियरिंग शुड बी कंसिडर्ड। हाई गियरिंग is generally considered dangerous for the companies. High gearing, generally shareholders, they don't like it, they dislike it. Why high gearing will become dangerous for any company? तो बताएगा, can anyone think of the reason? ये बेटा जब लिक्विडेट होते हैं कंपनी सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। लिक्विडेट होती है तो क्या कारोबार हम लिक्विडेट करने के लिए बनाते हैं? हम तो कारोबार चलाने के लिए बनाते हैं ना। तो हम चलते कारोबार की बात करेंगे, लिक्विडेशन को भी हम बीच में नहीं लाते। मैं फिर सवाल रेज करता हूं कि हाई गियरिंग जनरली इज कंसिडर्ड बैड। फाइनेंस प्रोवाइडर, लेंडर भी इसको बुरी नज़र से देखते हैं और शेयर होल्डर भी इसको बुरी नज़र से देखते हैं। वाई जी बेटा आप बताना चाहें? बिल्कुल ठीक है जी। आप कोई और बच्चा कोई और फैक्टर ऐड करना चाहिए बेटा? सर हमने जो गियरिंग रेशियोज में रेशियो देखेंगे डेट टू डेट प्लस इक्विटी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डेट है, मतलब हाई रेशियो तभी आएगी जब हमारे डेट ज़्यादा होगा, हमारे डेट और इक्विटी को मिलाकर। तो हम देखेंगे हमारी इक्विटी ज़्यादा हो रहा है या फिर हमारा डेट ज़्यादा है। बेटा मेरा क्वेश्चन था वाई हाई गियरिंग इज कंसिडर्ड बैड, वाई हाई गियरिंग इज रिस्की। हाई गियरिंग का मतलब तो ठीक है कि जब डेट का प्रोपोर्शन इन एज कम्पेयर टू एक्विटी बढ़ता जाएगा, गियरिंग बढ़ती जाएगी। बट माई क्वेश्चन इज वाई इट इज़ कंसिडर्ड बैड, वाई इट इज़ डेंजरस फॉर एनी कंपनी। आपके साथी ने काफ़ी फैक्टर्स राइटली आइडेंटिफाई किए। मेरे जहन में था कोई और बच्चा कोई बेहतर अंदाज में नहीं में कोई वैल्यू ऐड कर सकता जी। प्रॉफिट्स का एक बहुत ज़्यादा जो सा प्रोपोर्शनेट है वो फाइनेंस कॉस्ट के जरिए से निकल जाता है। प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा पोर्शन फाइनेंस कॉस्ट से जाता है। तो बेटा बेसिकली डेट प्रोवाइडर ने भी तो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो कारोबार के प्रॉफिट में उसका हिस्सा जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से ही निकलेगा। तो वो तो शायद बात सेकेंडरी है। हम इसको, मुझे लगता है आपके साथी ने जो बात की उसी को मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। हाई गियरिंग रिस्की क्यों है? हाई गियरिंग, जितना ज़्यादा आपका डेट है उतना सालाना इंटरेस्ट आपको पे करना है, अमाउंट एब्सोल्यूट टर्म में। जितना ज़्यादा आपका डेट है उतनी ज़्यादा आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू में रीपेमेंट की किस्तें बनेगी। रीपेमेंट भी आएगी ना, ज़्यादा डेट लिया तो रीपेमेंट भी आनी है। तो हायर गियरिंग मीन्स हायर पेमेंट कमिटमेंट्स। इंटरेस्ट भी सालाना देना है और ड्यू डेट पे किस्तें भी पे करनी है। अब बिजनेस में आप अपनी कमिटमेंट जितनी ज़्यादा फिक्स्ड ज़्यादा कर देते हो उतना ज़्यादा आपको रिस्क का सामना है, क्योंकि बिजनेस में कभी भी रिटर्न गारंटीड तो नहीं होती ना, प्रॉफिट्स कभी भी गारंटीड नहीं होते।
आपने इंटरेस्ट पे करना है, वो भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स में से पे करना है। आपने लोन की किस्तें पे करनी है, वो भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स में से ही पे करनी है। जो फ्यूचर में रिटर्न है उसी से पे करनी है। तो प्रॉफिट में तो ऊंच नीच आती रहती है। अगर आपकी कमिटमेंट बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी ऊंच नीच से आप वो कमिटमेंट मीट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी के, आई एम जस्ट अज्यूमिंग डाटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 है और आपका इंटरेस्ट इस कंपनी ने पे करना है से 10। एक और कंपनी है, बिल्कुल सिमिलर कंपनी है, प्रॉफिट उसका भी 100 है लेकिन उसने इंटरेस्ट पे करना है 50। अब इस कंपनी के प्रॉफिट्स में 90% कमी भी आ जाएगी ना, तो भी ये लॉस में नहीं जाती, 0 पे आएगी। ऐसा ही है, इसके प्रॉफिट में 90%, ये प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहां से आता है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले हैं उसने। कारोबार में जितनी कमी आएगी पीबीआईटी कम होता जाएगा, कारोबार जितना डाउन जाएगा पीबीआईटी कम होता जाएगा। इस कंपनी का प्रॉफिट 90% भी डाउन आए ना तो ये लॉस में नहीं गई, अभी 0 पे है। मतलब ये अपनी कमिटमेंट पूरी कर पा रही है फाइनेंस की। इस कंपनी के 51% का भी टिप आ गया ना इसके बिजनेस में, तो ये कंपनी लॉस में चलेगी, ये कमिटमेंट नहीं पूरा कर पा रही। सो दिस इज द रिस्क कि भाई कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है। जो कंपनी हाई गियर्ड है, जिसकी गियरिंग ज्यादा है, कारोबार में ऊंच नीच के साथ उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अपनी पेमेंट पे। कारोबार में ऊंच नीच आएगी, उसकी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी हाई है बनिस्बत एक लो गियर्ड कंपनी के। जिस कंपनी का डेट कम है उसकी कमिटमेंट कम है। कमिटमेंट जब कम है तो ऊंच नीच आएगी भी तो डिफॉल्ट नहीं करेगी, इंटरेस्ट पे कर पाएगी। जबकि ये कंपनी जिसका इंटरेस्ट कमिटमेंट ज़्यादा है, इसके डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लेंडर को भी बुरी लगती है। डिफ़ॉल्ट लेंडर भी लोन देते हुए कंपनी की गियरिंग देखता है, जी गियरिंग कितनी है आपकी। अगर वो देखा कि गियरिंग ऑलरेडी हाई है तो वो लोन देने से इनकार कर देता है कि जी मैंने नहीं आपको लोन देना, आपकी गियरिंग तो पहले ही हाई है। हम तो अपने एंड से फाइनेंस पर्सन बात कर रहे हैं कि भाई हमें बैंक से लोन मांगने ही नहीं जाना, क्योंकि हमारी गियरिंग हाई है तो हमें बैंक के पास जाना ही नहीं चाहिए लोन मांगने के लिए। क्योंकि हाई गियरिंग बैंक ने तो देखना ही देखना, पहले हमने भी तो अपनी कंपनी को देखना है ना भाई। बैंक भी यही देख रहा है कि मैंने इसको मजीद लोन दे दिया तो ये तो कल को डूब जाएगी, क्योंकि लोन मजीद दिया इंटरेस्ट पेमेंट कमिटमेंट और बढ़ जाएगी। और कल को सेल्स में थोड़ा सा ऊंची जाए, जैसे कोविड आ गया, को पता लगता है हालात का, जैसे डॉलर का रेट एकदम शूट कर गया, बिजनेस में हमें को पता लग रहा होता क्या हो रहा है, एकदम आपके प्रॉफिट्स की ऐसी की तैसी बढ़ जाती है। सो थोड़ी सी कारोबार में ऊंच नीच आई, बैंक ये देख रहा होता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगी, फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी नहीं करेगी, डिफॉल्ट करेगी तो बैंक को भी रिकवरी के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बैंक ये कभी नहीं चाहता। सिक्योरिटी लेता जरूर है आपसे, लेकिन बैंक कभी भी सिक्योरिटी के थ्रू डिफॉल्ट में कंपनी से पैसे रिकवर नहीं करना चाहता। वो सिक्योरिटी सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी है। अदरवाइज बैंक, फाइनेंस प्रोवाइडर हमेशा देखते हैं कि कारोबार की सेहत कैसी है, कारोबार के फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे दिख रहे हैं, क्या कारोबार अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स में से मुझे रिटर्न दे पाएगा, क्या कारोबार अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स में से मेरा फाइनेंस जो प्रिंसिपल है वापस कर पाएगा। यहाँ पे अगर उसकी तसल्ली है ना, फिर कहे हाँ भाई एहतियातन मुझे गारंटी भी दे दो, पैसे ले लो। लेकिन अगर उसको तसल्ली ही नहीं है कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसको ये यकीन ही नहीं है कि कारोबार चल के अपने प्रॉफिट से रिटर्न उसकी और उसका असल दर वापस कर पाएगा, सिक्योरिटी में बेशक वो सोने की ईंटें भी रखवाना चाहे ना कंपनी, बैंक लोन नहीं देता। क्योंकि बैंक का काम डिफॉल्ट किए हुए डूबे हुए पैसे को रिकवर करना नहीं होता। बैंक का काम होता है कि ऐसी कंपनी को पैसा दे जहां पे पैसा डूबे ही ना। बैंक नहीं, हर फाइनेंसर का काम यही है, वो इक्विटी इन्वेस्टर है या डेट इन्वेस्टर है, उनकी अप्रोच यही होती है कि हम ऐसी कंपनी को पैसा दें जो प्रॉफिटेबल हो और लो रिस्क हो। हाई गियरिंग के साथ रिस्क हाई हो जाता है, सो हमें कंसिडर करना है इस चीज़ को। बेटा मैंने यही कहा ना, दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं, दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं। आपको दोनों को, वैसे एक चीज़ तो यहाँ पे वो भी बताना ज़रूरी है कि डेट तो हमारा इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही हराम है ना, वो भी ये वाला डेट। आल्दो अब इस्लामिक
बैंकिंग भी मार्केट में आ रही है, हमारे सिलेबस में भी इसमें हम इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और इस्लामिक सोर्स ऑफ डेट फाइनेंस का भी थोड़ा सा जिक्र आएगा हमारे सामने। तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग का जो डेट है वो तो टोटली हमारे मज़हब के लिहाज से टोटली हराम है, उसकी भी हम रीज़न पढ़ेंगे क्यों हराम है, अक्सर हमें बच्चों को पता नहीं होता। तो गुड थिंग हमारे सिलेबस में वो चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, उनकी भी हम देख रहे होंगे। बट हम सिर्फ अगर डेट की बात करें, डेट वर्सेस इक्विटी, तो दोनों के अपने प्लसेस माइनसेस हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डेट का फ़ायदा है, ये इक्विटी का फ़ायदा है, ये भी डेट के नुकसान की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे या नुकसान हैं और हमें फाइनली सब पॉइंट्स को कंसिडर करके एक बैलेंस डिसीजन लेना होता है। एक पॉइंट यहाँ पे, जी बेटा, कंपनी की गेयरिंग ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी हाई रिस्क के अंदर है, उस केस के अंदर क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लोग उसके देंगे? कंपनी की गेयरिंग ज़्यादा है, कंपनी, हम कह रहे हैं जी इस केस में कंपनी को मज़ीद डेट नहीं लेना चाहिए, एक्विटी से फाइनेंस रेज करना चाहिए। तो क्या एक्विटी इन्वेस्टर एक हाई गेयर्ड कंपनी में पैसा लगाएंगे? बेटा एक्विटी इन्वेस्टर से जब आप पैसा मांगते हो एक्विटी के, तो व्हाट दे वुड फोरसी के बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल एक्विटी इन द कंपनी गियरिंग विल कम डाउन, गियरिंग नीचे आ जाएगी ना, एक्विटी जाएगी तो एक्विटी बढ़ जाएगी ना, तो एक्विटी देने से गियरिंग नीचे आ रही है। तो अगर एक्विटी इन्वेस्टर को ये नज़र आ रहा हो कि जो एक्विटी फाइनेंस बिजनेस रेस करने जा रही है, कंपनी रेस करने जा रही है, उससे कंपनी की गियरिंग इंडस्ट्री एवरेज से नीचे आ जाएगी, तो ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गियरिंग हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल लेवल गियरिंग है, उसके लिए इक्विटी इन्वेस्टर पैसा दे देगा। हाँ, अगर ये लगे एक्विटी इन्वेस्टर को कि भाई इंडस्ट्री एवरेज 50% है, कंपनी की गियरिंग 70% है, हम पैसा दे देंगे तब भी इसकी गियरिंग 60 पे ही आनी है, फिर शायद वो पैसा ना दें कि भाई ये तो हमारा पैसा देने के बाद भी इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है, फिर भी हाई गियर्ड ही रहेगी है, तो हमने तो पैसा नहीं डालना है इसमें। लेकिन अगर उनको लगे कि हमारा पैसा देने से ये हाई गियर्ड से लो गियर्ड में चली जाती है, देन दे विल बी विलिंग। नॉर्मली जब किसी कंपनी की गेयरिंग ज़्यादा होती है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो, तो सप्लायर भी जहाँ स्नेच करते हैं, उसको क्रेडिट पीरियड नहीं देते और बाकी भी जितने लोग होते हैं वो सारे भी हालात टाइट कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गियरिंग ज़्यादा है, हाई गियर्ड बिजनेस इज़ कंसिडर्ड रिस्की, डेट फाइनेंसर भी उससे दूर भागता है और बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं उससे घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाई गियर्ड बिजनेस में थोड़ी सी कारोबार में ऊंच नीच आई तो कंपनी के डूबने का ख़तरा है, कंपनी अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगी, और जब फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी नहीं होंगी तो फाइनेंस प्रोवाइडर्स जो है वो इसके अगेंस्ट केसेस करके कंपनी को लिक्विडेशन में ले जा सकता है। और रियलिटी में ऐसा होता रहा है, हम देखते हैं, मैं चूँकि ऑडिट फर्म में हूँ, प्रोफेशनल फर्म, वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास कितनी ऐसी कंपनीज हम देखते हैं जो इस तरह लिक्विडेशन में चली जाती हैं डेट पे ओवर रिलाय करके, जो कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है, कभी एक्सचेंज रेट बदल जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपनी गियरिंग को एक्सेप्टेबल लेवल में रखा हुआ है तो कारोबारी मसाइल की ऊंच नीच से लड़ लेते हो आप। लेकिन अगर आपने गियरिंग के मसाइल को नहीं संभाला हुआ तो कारोबार में जब ऊंच नीच आती है तो वो कहता है ना, गिद्धों की तरह नोचने पहुंच जाते हैं लोग आपको कि भाई मेरे पैसे निकाल, मेरे पैसे निकाल, इससे पहले तो डूबे, मुझे पैसे दे वापस तू। जी बेटा, सर अगर हमारी जो गियरिंग हाई है और हम एक्विटी पे फाइनेंस रेज कर रहे हैं तो नो डाउट हमारी जो गियरिंग वो लो तो हो जाएगी, मगर एज एन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो अक्सर के अक्सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रीपेमेंट में जाएंगे या प्रिंसिपल की रीपेमेंट में भी जाएंगे, कोई नया बिजनेस एडवेंचर तो होगा नहीं, तो सेल तो भी कॉन्स्टेंट रहेगी। बेटा फाइनेंस जब भी कारोबार रेस करता है, आप एक्विटी इन्वेस्टर से पैसे मांगने गए हो तो पैसे किस लिए मांगे आपने? एक्विटी इन्वेस्टर से पैसा आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस मांग रहे हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो रेस करते हो किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए रेस करते हो, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस से जो कमा रहे हो वो अभी कितना डेट फाइनेंसर के पास जा रहा है, कितना एक्विटी के पास जा रहा है, वो अलग बात है। आप एक्विटी इन्वेस्टर से जब एडिशनल पैसे मांग रहे हो दैट इज फॉर एक्सपेंशन, एडिशनल पैसे फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट मींस एडिशनल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो एक्विटी से पैसा लोगे तो आपके प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे। आपने चूंकि मजीद डेट रेज नहीं किया तो इंटरेस्ट पेमेंट तो पुराने वाली चल रही है ना, पीबीआईटी आपका कारोबार के बढ़ने से बढ़ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट वहीं की वहीं खड़ी है क्योंकि आपने मजीद डेट नहीं लिया। तो प्रॉफिट्स तो अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बढ़ गया ना।
वो तो बढ़ गया प्रॉफिट्स। एडिशनल पैसे से एडिशनल बिजनेस किया जाता है। जब भी हम बात कर रहे हैं नया फाइनेंस रेज करना है, नए फाइनेंस जब भी रेज किया जाएगा दैट इज़ फॉर द न्यू बिजनेस, एडिशनल बिजनेस। एडिशनल बिजनेस मीन एडिशनल प्रॉफिट्स। और विद नो न्यू डेट फाइनेंस आपकी फाइनेंस कॉस्ट की पेमेंट नहीं बदली, वो वहीं की वहीं खड़ी है। आपका पीबीआईटी आपका बढ़ जाता है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा है। तो जब ये बढ़ गया तो मोर फंड्स आर अवेलेबल फॉर इक्विटी इन्वेस्टर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा नजर आ रहा है वो है एक्सेसिबिलिटी। ये एक जनरल फॉर योर नॉलेज से एक एक्सेसिबिलिटी से मुराद कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस जो आपकी कंपनी की एक्सेस में है। तो एक जनरल गाइडलाइन यहाँ पे ये रहती है कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करना मुश्किल होता है। दिस इज अ जनरल गाइडलाइन कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करना, वो चाहे डेट से है चाहे इक्विटी से है, वो छोटे बिजनेसेस के लिए मुश्किल होता है। नॉर्मली इन्वेस्टर स्मॉलर बिजनेसेस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस इतना स्टेबल हो कि वो लॉन्ग टर्म चल सके। लॉन्ग टर्म में चलेगा तभी पैसे वापस कर पाएगा ना। और स्मॉलर बिजनेसेस में ये रिस्क रहता है कि उनको ज़रा सा कारोबारी ऊंच नीच का झटका लगा तो वो लिक्विडेशन में जाके बंद हो जाते हैं। हमने पिछले आप सब ने तकरीबन कोविड के दौर में देखा कि कितने ही सैकड़ों हज़ारों बिजनेसेस बंद हुए, क्योंकि ऊंच नीच आई कारोबार में। ये तो था ही बड़ा अनयूजुअल फैक्टर। इससे तो अच्छे खासे मीडियम साइज़ लार्ज साइज़ बिजनेसेस भी बंद हो गए, लेकिन थोड़ी सी भी ऊंच नीच आती है तो छोटे बिजनेसेस तो सबसे पहले बंद होते हैं। तो इसलिए छोटे बिजनेसेस पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए लोग कम रिलाई करते हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह डिस्कशन आगे चलती चलेगी। और फैक्टर्स भी हमारे हैं, कोई ना कोई फैक्टर मैं ऐड कर दूंगा आगे चल के, बट फिलहाल इतना ही। बाकी कल इंशाअल्लाह डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।